बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़िन, मौसम की सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 35 डिग्री रेट। तीन बजे 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल के बाद इवेंट्स की तरफ चलेंगे। आज का हमारा इवेंट सबसे पहला पेट्रियाटिक डे 2016 पाक एम्स गुलबर्ग लाहौर की जानिब से इसका इनेकाद किया जा रहा है और इसमें IMS स्टूडेंट्स को पोटेंशियल दिखाया जाएगा। पेट्रियाटिज़म के हवाले से पूरी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। नेक्स्ट इवेंट है जी आज़ादी गैदरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंसेस। इसमें जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, शहर में मजीद 150 ट्यूबवेल लगाने का फैसला, ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिजिबिलिटी बनाने की हदायत। ईद कुर्बान सफाई के लिए 9000 सैनिटरी वर्कर्स की तैनाती, 15 लाख वेस्ट कलेक्शन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। बच्चों के अगवा की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग फोर्स तैयार कर ली गई। और तालीमी इदारों की फूड प्रूफ सिक्योरिटी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और खुशामदीद कहेंगे। शहर में मजीद 150 ट्यूबवेल लगाने का फैसला किया गया है। साफ़ पानी मंसूबे की हम बात कर रहे थे, कल की हमारी लीड स्टोरी थी, लेकिन अब जो ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल है उसके हवाले से भी अब ट्यूबवेल भी लगाए जा रहे हैं ताकि पानी को मज़ीद कमी, जो पानी की किल्लत पैदा हो रही है उसको दूर किया जा सके। फिजिबिलिटी बनाने की हदायत जारी कर दी है। देखिए, कल मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पानी के मसाइल के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन वासा चौधरी, शहबाज अहमद, MD वासा चौधरी, नसीर अहमद और लीगी रहनुमा वसीम कादर समेत दीगर लोग मौजूद थे। पानी के मसाइल के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए यहाँ पर एक जो इंतहाई बात है, अहम बात है, वो ये है कि पानी का लेवल तकरीबन हर साल जो है वो गिरता जा रहा है और किसी दौर में 200 से 150 फुट पे जहाँ पर बोरिंग करते थे तो पानी निकल आता था, अब 600 फुट पर जो है वो बोरिंग करना पड़ी। अंदरूनी लाहौर का तो ये सूरत हाल है। तो अब इसमें ये भी देखना चाहिए। और फिर जब हम लाहौर की बात करते हैं तो ये भी एक अमर काबिल ज़िक्र है कि लाहौर एशिया का सबसे ज़्यादा जो पानी इस्तेमाल करने वाला शहर है और 500 ट्यूबवेल किसी भी 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में नहीं होते। तो उसके बाद भी जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो फिर हमें सोचना चाहिए कि इदारों ने तो अपनी जगह काम करना है, लेकिन ट्यूबवेल्स की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद जो है वो आए रोज आप देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी, सब लोग पानी भी ज़ाया कर रहे हैं ना, पानी गाड़ियाँ धो रहे हैं। पानी का इस्तेमाल भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। कल जाहिद साहब बता रहे थे कि एक सिस्टम होता था कि ट्यूबवेल से पहले टैंकी में जाता था और फिर घरों को सप्लाई किया जाता था। अब जब से डायरेक्ट सिस्टम किया और टैंकी सिस्टम खत्म हो गया, लोगों ने उसी मिकदार में जो है वो पानी भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिमुल, बिल्कुल लोगों को भी इनफरादी तौर पे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए कि पानी का जो ज़िया है उसको रोकना चाहिए, कम से कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जो जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। लोग भी इस तरह से, जहाँ पे पानी की शायद असल जो इसकी अहमियत है वो ऐसे इलाकों में जाके उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है जहाँ पे पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो शायद इतनी अवेलेबिलिटी की वजह से जो है वो लोग इसको ज़ाया भी करते हैं कि बोर करने के लिए मजीद नीचे डीपर जाना पड़ता है। तो अब 150 ट्यूबवेल लगेंगे तो इसका मतलब पानी मजीद इस्तेमाल होगा। 150 ट्यूबवेल्स लगाने का जो फैसला किया गया है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये तादाद जब ट्यूबवेल्स की बढ़ जाएगी
तो ज़ेरे ज़मीन पानी का जो लेवल है वो और कम होता जाएगा। देखें, आप अभी से ही 500 ट्यूबवेल, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल एक तो लगे, 1.25 करोड़ की आबादी के शहर में 500 से ज़ायद ट्यूबवेल लग चुके हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर पानी की ज़ेरे ज़मीन जब सतह देखते हैं तो 1 मिलीमीटर जो है वो हर साल की बुनियाद पर गिर रही है। फिर इसी तरीके से किसी दौर में 150 से 200 फुट होता था, और गुज़िश्ता 30-40 साल में अगर देखें तो बारिशें भी कम हुई। अब आप 2-4 साल से ही कंपैरिजन कर लें तो इस साल भी मौसम बरसात भी आई, बल्कि इस वक्त है, लेकिन इतनी बारिशें नहीं हुई। और इसी तरीके से पिछले 2-4 साल में और अगर बारिशें होती भी हैं तो हमने वो डूंगी ग्राउंड्स ख़त्म कर दिए, हमने वो रेजोवायर्स ख़त्म कर दिए, रिवर बेड आपका सूखा पड़ा है। सो सीपेज के ज़रिए जो एक नेचुरल तरीका था जिससे पानी का लेवल बरकरार रहता था वो ख़त्म हो गया। उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? सिमल, बिल्कुल इस हवाले से MD वासा या जितने भी इदारे जो हैं वो पानी के हवाले से प्लानिंग करते हैं, वो मुतअद्दिद मरतबा हुकूमत को सुजेशंस भिजवा चुके हैं कि शहर के अंदर ऐसे इलाके भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं जहाँ पे वाटर ग्रिड बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए रेजरवायर बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल हुकूमत की तरजीहात इससे जो है वो सामने आती हैं कि हुकूमत बिल्कुल इस पे संजीदगी से काम नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ सतही काम तो किए जा रहे हैं, या फिर जो कंस्ट्रक्शन के मनसूबाजात हैं उन पे तो फोकस किया जा रहा है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में पानी एक सबसे बड़ा मसला होगा। अभी मसला है रिजवान साहब, अभी आप रहमानपुरा के देखें, शादरा के देखें, किसी गजुमता वाले इलाके में चले जाएं, इशरा के इलाके में पानी पर तो सबसे ज़्यादा एहतजाज ही अब लोड शेडिंग के बाद जो है वो पानी के मसले। एक तरफ तो पानी के साफ होने का मसला है कि पानी मुज़र सेहत आ रहा है, दूसरी तरफ पानी आ ही नहीं रहा, बहुत से इलाकों में पानी मौजूद ही नहीं। रिजवान साहब जिस तरह कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, MD वासा ने खुद लिखा कि पानी के ज़खायर जो है उसमें इजाफा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन उस हवाले से इकदाम किए जाएं, लेकिन उस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए। बेदियाँ रोड के इलाके में एक ग्रिड स्टेशन बनाने की जो है वो तजवीज़ ज़ेरे गौर थी कि वहाँ पे ऐसा ग्रिड बनाया जाए कि जिससे पानी को जो है वो महफूज किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर पानी की सतह जो है वो 200 से 300 फुट है, 200 से 250 फुट तक है। लेकिन जब हम लोहारी, भाटी और अंदरून लाहौर के इलाकों की बात करते हैं तो ये सबसे बड़े अहम मसाइल में से शहर का एक अहम मसला है कि 600 फुट तक जो है वो वहाँ पर अब जो है बोर हो रहा है। और इसी वजह से पानी के हवाले से देखा कि कई दफ़ा एहतजाज हो रहा होता है, ट्यूबवेल लगाए जा रहे होते, 500 तो पहले ही लग गए ट्यूबवेल, 150 फिर मजीद ट्यूबवेल लगाए। लेकिन इसमें शहरियों को भी कि जो लोग जो है गाड़ियां धो रहे हैं, फैलाने की जरूरत है जी, कि आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना कीमती है और किस तरह से उसकी किल्लत पैदा होती जा रही है। आप गाड़ी, आपने सही कहा, गाड़ी धोने पे आते हैं 3-3 घंटे तक जो है वो पानी चलता रहता है, और अगर कोई नहा रहे हैं तो वो 2-2 घंटे नहा रहे हैं, तो पानी ज़ाया तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर ये आइंदा आने वाले दौर में, और ये ज़्यादा अरसे की बात नहीं कर रहे, 2-4 साल में पानी की और ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, किल्लत होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे। ईद कुर्बा आ रही है जी, और सफाई के हवाले से जो है वो 9000 सैनिटरी वर्कर्स तैनात किए जाएंगे, और हमेशा की तरह जो एक प्रैक्टिस की जाती है कि वेस्ट बैग जो तकसीम किए जाते हैं उन घरों में जहाँ कुर्बानी होती है, ताकि वो खा लें या उसका जितना भी वेस्टेज है वो उसके अंदर डाल के डिस्पोज ऑफ करें, बाहर मत फेंकें या गंदगी मत फैलाएं। अब उसके लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर दी गई। बड़ी अच्छी बात है सिमल के कबल अज़ वक्त जो है वो मुतलका महकमे LWMC की जानिब से ये जो इजलास किया गया, हाजी अहमद हसन ने चेयर किया इस इजलास को, कि शहर में ऐसे प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो तमाम शहरी आबादियों के साथ साथ जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनमें भी तकसीम किए जाएँ, ताकि लोग जो आलाइशें बाहर फेंकते हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके और शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सके। तो गुज़श्ता 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं कि शहर में वो वाले हालात नहीं रहे जिस तरह कि पहले होता था कि ईद कुर्बान पे हर तरफ आपको ओजड़ियाँ या फिर फुजला बिखरा हुआ दिखाई देता था, लेकिन अब काफ़ी बेहतरी आई है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि कबल अज़ वक्त इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। और आई थिंक आप अगर शहरियों को एक सिस्टम प्रोवाइड करेंगे तो वो सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझते हैं। सीमल देखें, जिस तरीके से हमें अपने घरों की सफाई का खुद ख्याल रखते हैं, कोई बाहर से आके नहीं करता, ये मुल्क और ये शहर ये हमारा घर है, और ईद उल अज़हा के मौके पर जिस तरीके से LWMC अरेंजमेंट्स करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ जो बात है वो शहरियों का रिस्पॉन्स है। वो भी शॉपिंग बैग्स, बड़े अच्छे इलाकों से लोग आते हैं, शॉपिंग बैग कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसकी अलाइशें जो ईद कुर्बानी के जान फिर अब गवर्नमेंट का काम है कि वो इस सप्लाई को, ये जो शॉपिंग बैग्स की सप्लाई है जिसको वेस्ट है उसको मेक श्योर करे, और एक पूरा सिस्टम जो है वो अपना इतना स्ट्रॉन्ग करे कि शहरी भी उसका हिस्सा बन सके और सफाई का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखा जा सके। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रंट पेज पर मुझे एक शहजाद खान की खबर नजर आई। मोबाइल एसेसरीज़ को महंगा कर दिया गया है जी। अब 100 रुपये की जो हैंड फ्री मिला करती थी 300 रुपये की होगी। ड्यूटी बढ़ा दी गई है। रिजवान साहब आपसे शुरू करेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? ताजिर तो बहुत परेशान है। शिमल ताजरों ने कल होंगे, चूँकि अब मोबाइल जो है वो हर किसी की ज़रूरत है। जब मोबाइल ज़रूरत है तो डेफिनेटली मोबाइल एसेसरीज़ भी जो हैं वो शहरियों की ज़रूरत है। इसको अब बुनियादी ज़रूरियात में आप शुमार कर सकते हैं कि मोबाइल के बगैर अब गुजारा नहीं है। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जब मोबाइल कंपनीज़, सेलुलर कंपनीज़ नई आई थी तो उन्होंने तब फ़ोन सुनने के भी चार्जेस लिए जाते थे। तब उनका प्रॉफिट जो है वो बड़ा कम था। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैसिलिटेट किया और फ़ोन सुनने के बाद SMS पैकेजेस, फिर उनके नाइट कॉल पैकेजेस आ गए तो फ्री मिनट्स देना शुरू कर दिए और उनका प्रॉफिट जो है वो करोड़ों से बढ़ के अरबों में चला गया। तो हमारे यहाँ पे उस फार्मूले के तहत जो है जब उन्होंने सस्ता किया अपने उस सहूलत को तो उनका प्रॉफिट बढ़ा। हमारे यहाँ पे ड्यूटीज़ की मद में, टैक्सेस की मद में टैक्सेस बढ़ाए चले जाते हैं। उसके बाद लोग जो है वो लीगल इंपोर्ट की बजाय स्मगलिंग की तरफ आ जाते हैं। सही। यही चीज़ें स्मगल होके आना शुरू हो जाती हैं, पेशावर से, फिर ईरान की तरफ से, कोयटा से। तो आप देखते हैं कि फिर यही चीज़ें जो स्मगलर्स हैं वो गोदामों में भर लेते हैं, वो बिल्कुल ड्यूटी नहीं देते। वो चंद एक लोग हैं जो उससे बेनिफिशियरी मिलेगी जो हुकूमत ने टैक्स इंपोज किया। फिर मार्केट पे इसका बड़ा मनफी इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एक ताजर जिसने इम्पोर्ट का माल खरीदा है वो वही चीज़ जो कि पहले हैंड फ्री अगर 100 रुपये की मिल रही थी, अब वही हैंड्स फ्री जो है वो 300 रुपये में मिलेगी। तो वो ताजर जो कि लीगल इंपोर्ट का माल बेच रहा है वो अगर 300 रुपये की देता है तो साथ वाला जिसने स्मगलिंग का माल खरीदा हुआ है वो वही चीज़ जो है वो 100 रुपये में या 70 रुपये में फरोख्त कर रहा होता है। कस्टमर तो उसके पास जाएगा, ऑब्वियसली कस्टमर उसके पास जाएगा। मार्केट में एक मनफी रुझान बढ़ेगा जिसकी वजह से आपका जो जेन्युइन कारोबारी तबका है वो उससे परेशान होगा। तो बजाय इसके कि आप ड्यूटी टैक्सेस बढ़ा दें और उसके नतीजे में आप स्मगलिंग को फ़रोग दें, आप ड्यूटी टैक्सेस कम रखें, लीगल इंपोर्ट को फ़रोग दें, लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि लोगों को मतलब एकदम से वैल्यूएशन जो है वो 300 गुना कर देना, कहाँ की अक्लमंदी है? कौन फिर बॉदर करेगा लीगल प्रोसेस से गुजरने के लिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर अभी भी सीमल आप जाएं, यहाँ पे दरोगा वाला में एक मार्केट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत जो हैं वही LED जो कि आपको हाल रोड से मिलेगी 50,000 रुपए की, वो आपको वहाँ से 20-22,000 रुपए में मिलेगी, आराम से मिल जाती है। और वो आपको बताते हैं जो वहाँ पे पठान ये कारोबार कर रहे हैं, जब आप उनसे बात करें कि आप इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हैं, हाल रोड पे तो ये रेट है इसका, वो बताते हैं कि जी हम स्मगल शुदा चीजें लेते हैं और हमने एक कंटेनर खरीदा था और उसमें से ये सामान निकला। इस चीज को एडमिट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमती रेट जो है, जो हुकूमती इदारे उनकी नाअहली भी दिखाई देती है, खुसूसन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कस्टम समेत जो दीगर इदारे हैं, कि उनकी जो है उनके मौजूदगी में जो अक्सर हमने देखा कि रेड होती है और 2 कपड़ों के जी कंटेनर पकड़े गए या 2 मोबाइल एसेसरीज़ के कंटेनर पकड़े गए, उसके बाद खामोशी हो जाती है। लेकिन आप ये देखें वो स्मगल होकर आ रहे हैं, इसका मतलब है उनका नेटवर्क मौजूद है। लेकिन इसमें ये है कि जितने भी बड़े बड़े शख्सियात हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी के प्रोटोकॉल में बेशतर ऐसी गाड़ियाँ चल रही होती हैं जो कि स्मगलशुदा गाड़ियाँ हैं। उसके बावजूद जब जिन्होंने रिट कायम करनी है, जब वो खुद फैसिलिटेट करते हैं, कस्टम ऑफिसर भी स्मगलशुदा गाड़ियाँ चला रहे हैं जो कि उन्होंने बहक़ सरकार जब्त की होती हैं, वो ज़ाती इस्तेमाल में लेके आ जाते हैं उनको, या अपने अजीज़ो अकारब को उन्होंने oblige किया होता है। फिर आप देखें तो एक साबिक गवर्नर पंजाब, उनसे गाड़ी पकड़ी गई चंद रोज़ कबल, लैंड क्रूज़र थी जिसको वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वाज़े जजमेंट है कि जिससे भी स्मगलशुदा गाड़ी पकड़ी गई उसके खिलाफ FIR दर्ज करना ज़रूरी है। उसके बावजूद चूँकि वो साबिक गवर्नर पंजाब रहे थे, उनके खिलाफ कस्टम्स इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की, उनकी गाड़ी तो जब्त कर ली गई, उसके बाद उनके खिलाफ FIR का अंदराज नहीं किया गया। इसी तरह बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो कि स्मगलशुदा अशिया ख़रीदती हैं। फिर मार्केट में अगर एक आम आदमी है उसको भी अगर कोई सस्ती चीज़ मिलेगी कंपैरेटिवली, अगर मार्केट में वही चीज़ 100 रुपए की अवेलेबल है, देखिए जब तो वो वादा नहीं करेगा कि ये लीगल तरीके से आई है स्मगलशुदा, वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करेगा। उसको तो सस्ती चीज़ चाहिए, वही चीज़ क्वालिटी भी वही है, वही चीज़ अगर मार्केट में जो है वो सस्ते दामों 50% से भी कम रेट पे अवेलेबल है, तो वो क्यों महंगी चीज़ लेगा? कस्टम की आप बात कर रहे हैं ना, जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी मिली भगत के बगैर तो नहीं हो सकता कि स्मगलिंग हो। ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान के रास्ते से आ रही है या कहीं से भी लाहौर के अंदर एंटर
एंटरटेन हो रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं से तो वो स्मगल होकर आते हैं और कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट हासिल होती है, वरना इतना आसान बड़ी नहीं है हैरानकुन बात है अगर डाटा हासिल किया जाए कि पूरे साल के अंदर कितनी एलईडीज हैं जो कि लीगल तरीके से इंपोर्ट होके आई हैं, तो शायद इतनी एलईडीज पूरे मुल्क के अंदर लीगल तरीके से इंपोर्ट होके नहीं आई होंगी जितनी के सिर्फ लाहौर के अंदर मौजूद होंगी। तो वो कहाँ से आई हैं? वो सारी इसी तरह आती हैं कि लोग मिस डिक्लेरेशन करके जो चीज़ फर्ज करें कि एलईडी मंगवाई है तो कोई और चीज़ जाहिर करके, वो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स और अप्रेजमेंट का जो स्टाफ है इनकी मिली भगत से वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। एक महंगी चीज जो है वो सस्ती चीज जाहिर करके वहां से निकलवा ली जाती है। दुकानदार को तो प्रॉफिट अपना मिल रहा होता है क्योंकि उसने ड्यूटीज पे नहीं की हैं, आवाम भी खुश, दुकानदार भी खुश, लेकिन हुकूमत की रेट फिर कहाँ गई उसके बीच में? बिल्कुल, इसमें ये है कि हुकूमती रेट की किसको फिक्र है? जो इंडिविजुअल्स हैं, चंद गिने चुने लोग, हाँ उनका ताल्लुक कस्टम से हो या कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हों या बाकी अमला जो कि पोर्ट्स पे काम कर रहा है, तो वो खुद तो बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि स्टेट जो है उनके मुकाबले में बिल्कुल इसी तरह तो इंडिविजुअल जो है वो अमीर हो गए, जबकि स्टेट उनके मुकाबले में जो है वो गरीब है। स्टेट के तहत चलने वाले इदारे बिल्कुल नकारा नजर आते हैं। रिजवान साहब, स्टेट के ऑफिसर्स मिले होते हैं, यहाँ पर तो लाहौर कस्टम की ही अगर हम नफ्सा बात कर नफ्सी लेना का दौर आ गया तो ना, इंडिविजुअल लेवल पर आप सिर्फ फायदा देखते हैं। कुछ ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो कई कई साल से आप भी जानते हैं कि यहीं पर मौजूद रहते हैं और फिर वो बड़े एजाज भी हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन एक ही लाहौर में पोस्टिंग को क्यों पसंद किया जाता है, लाहौर की पोस्टिंग को क्यों इतना एक्नॉलेज किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर शायद जो मौके जो हैं वो ज्यादा हैं, वो तो हर ग्रुप के अंदर जो है ऐसा, हर किसी भी सिविल सर्विस में आप चले जाएं, हर सिविल सर्विस के अंदर जो है वो बाकायदा लॉबिंग है, डीएमजी नून है, पीएमएस नून है, फिर पीएमएस तो ये जो कस्टम और अब एफबीआर में इसहाक डार है, फिर जो बिल्कुल आप देखें कि जो भी लोग उनके मंजूर नजर हैं वो उनको अच्छी आशीर्वाद भी हासिल होती है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन वन वे और दी अदर आपको सपोर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन फिर इसमें आपकी अपनी रेट जाया हो जाती है, फेल हो जाती है। कि लाहौर में अगर जिस तरीके से रिजवान साहब बात कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा स्मगल होकर एलईडीज आती हैं, तो उस हवाले से जरूर जो यहाँ के मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं, कस्टम हो या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एलईडीज। उमर, आप उस स्टोर में चले जाएं, रिजवान साहब, वहाँ पर मोबाइल फोन, एक्सेसरीज भी बहुत छोटी चीजें, यहाँ पे बर्तन, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज आ रही हैं, तमाम मसनूआत यहाँ पे पहुँच रही हैं स्मगलशुदा। सही, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी ये बीट भी है, जरा निशानदही करें ताकि वहाँ पर रेड हो और पता लगे उनको कि जो चीजें हैं वो कहाँ से। ये है, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि बड़े बड़े जो स्मगलर्स हैं वो स्क्रैप की आड़ में कोयटा से जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स, ऐसी हैवी ट्रांसपोर्ट जिसको रात 11 बजे के बाद शहर में आने की इजाज़त है, उससे पहले वो दाखिल नहीं हो सकते तो लाहौर के अंदर, उस ट्रांसपोर्ट के अंदर हर किस्म की स्मगलशुदा अशिया मिस्री शाह आती हैं, दरोगा वाला आती हैं या हाल रोड पे भी पहुंचती हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता। उसकी वजह यह है कि उनसे मंथली वसूल की जाती है। वो आपका जो एंटी स्मगलिंग विंग है वो कमाऊ पुत्र है, हाँ वो इंटेलिजेंस का हो या फिर कस्टम्स कलेक्ट्रेट का, वो उनके लिए बजट इकट्ठा करता है जो कि अफसरान के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। अफसरान की छोटी मोटी फटीक्स, अफसरान फर्ज करें कि एक अफसर जिसको 1300 सीसी कार जो है वो उसके ग्रेड के मुताबिक अलो है हुकूमत की तरफ से, वो वहाँ पे लैंड क्रूजर चला रहा है, तो उसका वो खर्चा कहाँ से पूरा करेगा, उसका फ्यूल कहाँ से पूरा करेगा? निकाल के अगर आप एहतसाब शुरू कर दें तो बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। नहीं रोकी जाती या उन पे इतना चेक नहीं रखा जाता, क्योंकि आपको जो आपका ब्लैक रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करते हैं। इरफान मलिक की खबर है, बच्चों के अगवा की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग फोर्स तैयार कर ली गई है। अब चूँकि स्कूल भी खुल गए हैं, पेरेंट्स भी पैनिक कर रहे हैं, अब खुद छोड़कर आना, स्कूल खुद लेकर जाना, तो उस हवाले से कल शहरियों की कुछ तासुरात भी हमने शेयर किए थे। रिजर्वेशंस हैं वैगन्स पर और उसके साथ साथ रक्षा पर, जो भी आपने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी थी बच्चों को, उस पर ट्रस्ट भी खत्म हो गया है। देखिए, कल मैं एक एमपीए के पास था, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने खुद बात की, कहते हैं कि अब तो ये हालात हो गए हैं कि हम सुबह खुद बच्चों के लिए उठते हैं, पहले स्कूल छोड़कर आते हैं, ये ऑफिस नहीं पहुंचते, अपने छोटे मोटे थोड़े से काम करते हैं, तो घर से जो है वो भाभी का फ़ोन आ जाता है कि बच्चों को लेने भी अब आप जाना, आप ही की जिम्मेदारी है। तो देखें, हुकूमत एक नई फोर्स बनाने के हवाले से कह रही है कि अब नई फोर्स बना ली जाएगी। यहाँ पे डॉल्फिन फोर्स आप देख लें, एलीट फोर्स देख लें, तो इनको क्या, यानी हर जो भी
कल को मोबाइल स्नैचिंग बढ़ जाएगी जो ऑलरेडी है, तो स्नैचिंग के लिए अलहदा फोर्स होगी, वारदातें हो जाएंगी, कत्ल में जिस तरह इजाफा हो गया तो फिर मर्डर फोर्स अलहदा। सिमल ये है तो लैक ऑफ प्लानिंग या आप सुपरवाइज सही तरह से नहीं करते कि वही पुलिस जो के इन्हीं मकासद के लिए, मतलब यहाँ पर इतना हैपनिंग शहर है कि आपको हर चीज के ऊपर वन वेलिंग के लिए आपने नाके लगाए, आपकी एक भारी खेप जो है वो उस तरफ चली गई। आप देखें सिमल, पुलिस का बुनियादी काम जो है, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि रियासत में शहरियों की हुकूमत की जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर वो बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते या ऐसे ग्रोह जो हैं वो इतने मुतहर्रिक हो गए कि स्टेट को एक नई फोर्स बनाने की जरूरत है। स्पेसिफिक थे, मैं आपको बताऊं, बदामी बाग शादरा के इलाका आप देखें, वहां पर ज्यादा जो है वो इस तरीके से हुए बंद रोड के इलाके में। और ये अगर आप गौर से जरा इन इलाकों पे गौर करें तो ये एग्जिट पॉइंट्स है या एंट्री पॉइंट्स है। तो उन आबादियों में जहाँ पर शक हो कि ये लोग जो हैं यहाँ पर जो मुकीम हैं ये इस तरह के कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, ऑपरेशन करें, वहाँ पे पता चल जाएगा। दहशतगर्दी के मसले भी हल हो जाएंगे, साथ साथ ये बच्चों की वारदात हो रही हैं तो उनका लेकिन एक मॉनिटरिंग फोर्स बनाई गई है। मैं इसे खुशाइंद कहूँगी इस हवाले से कि उसका स्पेसिफिक काम जो होगा वो लावारिस बच्चों पर नजर रखना होगा, या वो ऐसे बच्चे जो नहीं पता कि पहले से मौजूद जो फोर्सेस हैं उनको ही सही तरह से अगर ऑपरेशंस करने दिए जाएं या उनको ही विजिलेंट किया जाए तो यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो हुकूमती एमपीए सबा सादिक वो चला रही हैं, तो उसका फिर क्या फायदा है अगर लावारिस बच्चों के लिए करने, तो वहाँ का भी लेकिन उनका तो कहना है कि हमने 3500 बच्चे जो हैं वो बाजियाब कराए हैं और हम बड़ा विजिलेंट होकर अक्रॉस द बॉर्डर काम कर रहे हैं। जब ये वाकयात बढ़ना शुरू हुए तब कहीं जाकर इनकी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हुई। बहुत से ऐसे बच्चे जो घर से लापता थे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं। आपस में कोऑर्डिनेशन जो है उसका निजाम को मरबूत कर लिया जाए तो नई फोर्सेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमती एमपीएस तो इस चीज को तस्लीम करने को ही तैयार नहीं है कि बच्चे शहर में अगवा हो भी रहे हैं या नहीं, और वो पुलिस की तरफ से भी यही कहा जाता है कि ये सोशल प्रेशर जो है वो ज्यादा है। जो भी है वी एक्सपेक्ट देम टू सॉर्ट इट आउट, ताकि हमारा जो ट्रस्ट है दोबारा से बहाल हो सके, जो एक पैनिक और इनसिक्योरिटी बच्चों के अगवा के हवाले से फैली है वो कंट्रोल हो सके। मुझे ब्रेक की तरफ चलना है। बहुत शुक्रिया उमर आपका, रिजवान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे आज के भाव। आज के भाव में रमल दिलदार हमारे साथ मौजूद हैं। रमल बताइएगा सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? इस वक्त मुगलपुरा सब्जी आपको बताती चलूँ कि अगर हम आज के रेट्स की बात करें तो सब्जियों के रेट जो है वो कुछ इस तरह हैं। आलू जो शुगर फ्री है वो कम से कम 26, ज़्यादा 28। आलू जो स्टोर है वो कम से कम 17, ज़्यादा से ज़्यादा 19 फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 18। प्याज में 1 रुपये का फ़र्क, 1 रुपया महंगा हो गया है। टमाटर जो है कम से कम 44, ज़्यादा से ज़्यादा 47। लहसुन देसी 192 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 198। लहसुन चाइना जो है कम से कम 244 और ज़्यादा से ज़्यादा 250। अदरक चाइना जो है कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 85। अब बैंगन जो है वो जो है वो भी 25। खीरा जो है कम से कम 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 51। खीरा जो है वो कम से कम 48, ज़्यादा से ज़्यादा 51। करेला जो है कम से कम 50। टिंडे जो है कम से कम 85, ज़्यादा से ज़्यादा 90। लीमू देसी कम से कम 90, ज़्यादा से ज़्यादा 96। बंद गोभी कम से कम 55, ज़्यादा से ज़्यादा जो है। अरवी जो है कम से कम 48, ज़्यादा से ज़्यादा 51। भिंडी जो है कम से कम 76, ज़्यादा से ज़्यादा 80। भिंडी जो है वो 6 रुपये महंगी हो गई है। मटर जो है कम से कम 130, ज़्यादा से ज़्यादा 136। गाजर देसी जो है वो कम से कम 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। शलजम जो है वो कम से कम 43, ज़्यादा से ज़्यादा 45। फलियाँ जो है कम से कम जो है 73, 70। अगर हम अब जो है फलों की रेट की बात करते हैं तो फलों के रेट कुछ इस तरह हैं। सेब कश्मीरी कम से कम 10, ज़्यादा 51। सेब अव्वल जो है कम से कम 90, ज़्यादा से ज़्यादा 96। सेब दोम जो है वो कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 64 है। और केला अव्वल जो है कम से कम 58, ज़्यादा से ज़्यादा 62। केला जो दोम है वो कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 42। और आम देसी जो है कम से कम 35, ज़्यादा से ज़्यादा 38। आम अनवर रठौर जो है वो कम से कम 94 और ज़्यादा से ज़्यादा 99।
आम जो सफ़ेद चौंसा है उसकी सबसे ज़्यादा कीमत चल रही है वो कम से कम 96 और ज़्यादा से ज़्यादा 102 रुपये कीमत है। आलू बुखारा की हम अगर बात करें, आलू बुखारा जो है वो कम से कम 140, ज़्यादा से 140, अनार देसी कम से कम 116, ज़्यादा 122, अमरूद कम से कम 40, ज़्यादा से ज़्यादा 52, आड़ू अव्वल जो है कम से कम 130, ज़्यादा से ज़्यादा 136, अंगूर जो बताना है वो कम से कम 110 और ज़्यादा से ज़्यादा 116। अब अगर हम बात करें चिकन के रेट की, जो चिकन का रेट कुछ इस तरह है कि ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी जो थोक है वो 116, परचून जो है 122 और गोश्त जो है ब्रायलर मुर्गी का वो 177 है, जिसमें जो तकरीबन 21 रुपये का इजाफा किया गया है। अंडे जो है 1 दर्जन 96 रुपये जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं और काला रहू 200 रुपये किलो है। जी, यहाँ पे शहरियों का ये कहना है कि इस सब्ज़ी मंडी पे, बल्कि शहर के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ की सब्ज़ी मंडियों में जो है सरकारी नरकनामों के मुताबिक जो है सब्जियाँ और फलों की फ़रोख्त नहीं हो रही है। हुकूमत को चाहिए इस पर एक्शन ले, इंस्पेक्शन टीम भेजे, पता कराएंगे जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं उनमें रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो फल और सब्जियाँ फ़रोख्त हो रहे हैं कि नहीं। जी शुक्रिया रमल दिलदार आपका। सरकारी नरकनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो रही और दुकानदार अपनी मनमानी करते हुए मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हुकूमत को इस हवाले से ज़रूर इकदाम करने चाहिए। इसी के साथ हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप अना यूसुफ से हेडलाइंस जानेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एसपी मॉडल टाउन इस्माइल तारड़ साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी पुलिसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। शहर लाहौर में वो उनकी 3री पोस्टिंग है, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन विंग में रहे और अभी मॉडल टाउन ऑपरेशंस विंग में आए हैं एज एसपी। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक। थैंक यू सो मच एसपी साहब। सबसे पहले तो लाहौर शहर, इसके हवाले से बताइएगा। काफ़ी हैपनिंग शहर है, बहुत बिजी शहर है और पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, लाहौर शहर तो पाकिस्तान का दिल है और पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल है और यहाँ सर्व करना, यहाँ जॉब करना एक बहुत बड़ा एहसास है, जिसमें अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं पंजाब में जब से आया हूँ तो मैं अपनी सर्विस का आगाज़ लाहौर से किया और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस है और लोगों की खिदमत करने का और आम आवाम को सर्व करने का और उनकी दुख ख़त्म करने का और उनको आसानियाँ फराहम करने का यहाँ बहुत मौका मिलता है। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक जितनी आप लोगों की अगर सिर्फ सुन भी लें उनके मसाइल तो भी उनकी आधी परेशानी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, इससे कबल अगर हम बात करें तो आप पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों आए, किस तरह से आए? अपनी चॉइस थी CSS के बाद पुलिस साइड पर आना? जी ऐसे ही था, पुलिस में CSS के बाद मेरी अपनी चॉइस थी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पब्लिक की इंस्टेंट हमारी हेल्प कर सकें, हम लोगों के पास जा सकें। तो पुलिस ही वो महकमा है जिसके पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, हर वक्त इंटरेक्शन पब्लिक का होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन ऐसा वाहिद जो इदारा है जो 24 घंटे खुला होता है, हॉस्पिटल्स के अलावा 24 घंटे खुला होता है। तो पुलिस स्टेशन में ही पब्लिक की आमदोरफ्त हर वक्त जारी रहती है और उसी में ही मेरा इरादा था कि मैं पब्लिक के पास ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं जिसमें हर वक्त पब्लिक के लिए इंटरेक्शन बढ़े मेरा। और पुलिस ने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिसमें मैं हर वक्त लोगों को एक्सेसिबल हूं और कोशिश कर रहा हूं कि पब्लिक की सर्विस कर सकूं। बिल्कुल सही। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़न मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होंगे तो इनके एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन विंग में किस तरह से एक्सपीरियंस रहा और अभी ऑपरेशन साइट पर आए हैं तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉलिसीज़ जो है, स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम लाहौर शहर की पुलिसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। एसपी मॉडल टाउन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिसिंग की अगर बात करें तो बहुत कहा जाता है कि थाना कल्चर ख़त्म कर दिया जाएगा, जैसे कि आपने भी कहा कि लोगों की दादरसी के लिए लोग पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले होता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए लोग पुलिस स्टेशन जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक थाना कल्चर ख़त्म नहीं होगा तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है आवाम और पुलिस के दरमियान, ये किस तरह कवर अप होगा? पहले हम देखते हैं ना कि थाना कल्चर है क्या। थाना कल्चर ये है कि जो पुलिस का इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ और जो प्रोसेसेस हैं वो आउटडेटेड थे, मैनुअल सिस्टम पे थे और एक्सेस नहीं थी पब्लिक को, और जो हमारे मुहर्रर बैठे होते थे वो डील करते थे। तो थाने कल्चर को चेंज करने का मकसद ये है कि थाने कल्चर में जो पब्लिक
इंटरेक्शन है वो पोलाइट स्टाफ से लगाया जाए, पढ़े लिखे लड़के लगाए जाए, जिसमें फ्रंट डेस्क है और CCPO साहब ने जो एडमिन ऑफिसर्स का इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है उनको लगाया है। वो लोगों को डील करते हैं, लोगों से उनके मसाइल सुनते हैं, कंप्लेंट्स, और इंस्टेंट कंप्लेंट उनकी रजिस्टर्ड हो जाती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो जब पब्लिक और पुलिस का इंटरेक्शन एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होगा, उनको बिठाया जाएगा, उनकी बात होगी, और फिर जो आगे प्रोसेस है उसको भी ऑटोमेटेड किया जा रहा है ताकि उसमें डिस्क्रेशन ख़त्म हो और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन या ऑपरेशन हमारी जो आगे मसाइल चलते हैं कंप्लेंट को फर्दर लेके जाने में कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में, वो भी ऑटोमेटेड हो रहे हैं सारा सिस्टम। पोल कॉम पुलिस लेके आई है। लेकिन ये भी तो कंप्लेंट की जाती है कि पुलिस की जानिब से FIR दर्ज नहीं कराई जाती और फिर लोगों को बाईपास करके अदालत का रुख करना पड़ता है। FIR तो अब इंस्टेंट हो जाती है क्योंकि फ्रंट डेस्क बन गए हैं। आप जब भी कोई कंप्लेंट लेके जाएँ इंस्टेंट आपकी जो कंप्लेंट है उसको नंबर लग जाता है, उसकी टाइम लाइन है और हर कंप्लेंट का नेचर ऑफ कंप्लेंट को देख के टाइम लाइन है, उस टाइम लाइन के हिसाब से वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर्ड होती है और उसके ऊपर आपकी FIR अगर बनती है तो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाती है। अब इसमें ऐसा प्रोसेस है नहीं लेट वाला। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें जो टेक्नोलॉजी जैसा कि आपने कहा कि अब ऑटोमेटेड चीज़ें हो गई हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, सो क्या इससे फिर केस को सॉर्ट आउट करने में भी आसानी रहती है? इसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलती है। एक तो हम केस को रजिस्टर कर लेते हैं, केस रजिस्टर होने के बाद हमें फर्दर जो प्रोसेस हैं वो सारे ऑटोमेटेड हम कर रहे हैं। इस ऑटोमेटेड होने से हमें ये पता लगता है कि हमारी कितनी कंप्लेंट्स, मेरे SP ऑपरेशन के ऑफिस में ऑप्स रूम है कि कितनी कंप्लेंट्स कौन कौन से पुलिस स्टेशन में पेंडिंग पड़ी हैं। तो हम शाम को पेंडेंसी ख़त्म कर लेते हैं कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में सपोज को लखपत में 15 कंप्लेंट्स पड़ी हैं या गुलबर्ग में 5 कंप्लेंट्स पड़ी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वो ख़त्म हो ताकि वो रजिस्टर हो जाए और आगे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू। एक तो ये है। दूसरा ये होता है कि 8787 नंबर है जनरल हमारा, जिसमें IG साहब को कोई भी कंप्लेंट करे तो 24 आवर्स में उसका हमने डिस्पोजल करना होता है, कंप्लेनेंट से बात करनी होती है। अच्छा। पुलिस का एक 8330 नंबर है इस पे कोई भी कंप्लेंट करें तो इंस्टेंट उसका हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। आई नो वो हमने बल्कि इनफैक्ट DIG साहब यहाँ पर मौजूद थे और हमने लाइव उसका डेमो भी दिखाया था कि मैंने ऐसे ही एक मैसेज किया था रिस्पांस टाइम चेक करने के लिए। आप यकीन करें कि मुझे मुसलसल कॉल आना शुरू हो गई थी और कभी थाने से आ रही है, कभी जो फ्रंट ऑफिसर है आई थिंक उनकी तरफ से मुझे कॉल आ रही थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ पर हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर आई हैड टू टेल देम कि इट वाज जस्ट अ डेमो टू चेक। व्हाट्सएप है पुलिस का और पुलिस के पास हमने ओपन डोर पॉलिसी बनाई है अपने ऑफिस में, मेरे ऑफिस में CCPO साहब 15 स्ट्रेंथन हुई है इससे। जी बिल्कुल, 15 भी ऑटोमेटेड हो गई है और हमें पता लगता है कि कहाँ 15 की कॉल्स आ रही हैं, कहाँ रिस्पॉन्ड हो रहा है और कहाँ रिस्पॉन्स हमारा कमज़ोर गया है, उसको हम फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। 1500 आसामियों की मंजूरी दी गई है तो मैन पावर कम है, ऐसा लगता है कि लोग ज़रूरत है मज़ीद फोर्स की, मज़ीद एहलकारों जी। डिफरेंट जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जैसे सीनियर स्टेशन असिस्टेंट हैं और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट्स हैं, वो थाना कल्चर को चेंज करने का एक मैकेनिज़्म है और जो हमारे एडमिन ऑफिसर्स हैं तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा आएंगे पूरे प्रोविंसेस में फ्रंट डेस्क बन गए हैं और वो ऑटोमेटेड हैं। वो तो सुपरविजन जो हम पुलिस स्टेशन जो पुलिस ऑफिसर्स की है वो बढ़ जाती है, बहुत इम्प्रूव हो जाती है कि आप ऑटोमेटिक अपने ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं और आप फिर जो भी इम्प्रूव नहीं करता जहाँ से कंप्लेंट आती है तो उनकी आप अकाउंटेबिलिटी आसानी से कर सकते हैं। एक और भी अच्छा है इसमें फीडबैक सिस्टम भी आप ले सकते हैं पब्लिक से। पब्लिक को जब आप फीडबैक देंगे, कोई इंसिडेंट होता है उनसे बातचीत करेंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि उनको कंप्लेंट करने में को रजिस्टर करने में, पुलिस स्टेशन आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं डिफरेंट फ्रंट्स पे जाके कि पब्लिक के साथ हमारा इंटरेक्शन बढ़े और पब्लिक जब पुलिस स्टेशन आए तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले और उनको हम बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और उनको हम फीडबैक भी उनका लें और अपने अंदर और बेहतरी लेके आए डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही। अपनी जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो लैक कर रही हैं और आवाम को जो है वो फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो मॉडल टाउन जो अभी आपकी डिवीजन है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में? एक मॉडर्न फिनोमिना है अर्बन पुलिसिंग का। अर्बन पुलिसिंग में स्ट्रीट क्राइम होता है गलियों में, स्ट्रीट जो तंग एलीज होती हैं, डार्क एलीज होती हैं या जो हॉट स्पॉट होते हैं डिफरेंट चौक्स बाज़ार्स। तो मॉडल टाउन में जब से मैंने चार्ज लिया है हमने कोशिश की है कि इसको स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करें, जो हमारे जो हॉट स्पॉट हैं उनमें पुलिसिंग बढ़ाई जाए और डॉल्फिन को जो स्ट्रीट क्राइम फाइट करने में एक बहुत अहम फोर्स है उसका मैक्सिमम यूज़ किया जा सके और उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज हो डिफरेंट पॉइंट्स पे और जो हमारी टाइमिंग है क्राइम टाइमिंग में।
तो इसमें हमने ताजरों से भी मीटिंग की है, इसमें हमने अपने पुलिस वालों को भी मिलाया, मशावरत की है उनसे बैठ के। डॉल्फिन को हमारे रेगुलर अच्छा, डॉल्फिन के साथ इंटरेक्शन किस तरह से? डॉल्फिन के साथ तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, बहुत मोटिवेटेड फोर्स है, यंग लोग हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और उनके पास गैजेटरी बहुत अच्छी है और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मोटिवेशन का, उनकी ट्रेनिंग का वो फ़ायदा उठाएं और स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने में उनकी हेल्प लें। उन्होंने बहुत अच्छा इनपुट है लाहौर में क्राइम, स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने में उनका। और डिफरेंट हमारे डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा क्राइम जो रुका हुआ है स्ट्रीट क्राइम, वो डॉल्फिन की वजह से कम हुआ है। सही, तो वो उसको फ़ौरन से, ऑब्वियसली क्विक रिस्पांस है वो, तो फ़ौरन से उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है और फिर मुतल्लिका थाने ले जाया जाता है और इस तरह से। बिल्कुल सही। सो इसमें भी शिफ्ट सिस्टम होता है, क्योंकि अक्सर ये भी कंप्लेन की जाती है कि पुलिस जो अहलकार हैं उनके लिए शिफ्ट सिस्टम नहीं है। वो अगर उनकी 12 घंटे की ड्यूटी है तो अगले दिन आकर भी उन्होंने 12 घंटे ड्यूटी करनी है, तो वो फिर मोराल उस तरह से नहीं रहता, शायद वो एनर्जी उस तरह से नहीं रहती कि वो अपनी 100% आउटपुट दे सके। जी, इस तरह है कि शिफ्ट सिस्टम तो पुलिस में इंट्रोड्यूस कराया गया डिफरेंट लेवल पे और ऐसा ही है, ज़्यादातर लोग अपनी शिफ्ट्स पे ही काम करते हैं। डॉल्फिन में भी है, पीरू में भी है, रेगुलर हमारे पुलिस स्टेशन में भी है कि शिफ्ट सिस्टम है और लोग काम कर रहे हैं। मोराल आपका पुलिस में नॉर्मल जॉब से डिफरेंट होता है। इसमें मोराल आप लोगों को जब सर्व करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बूस्टर होता है। आप किसी गरीब की मदद करते हैं तो होता है, या किसी का आप कब्ज़ा ख़त्म करवाते हैं, वो गरीब आदमी को उसके मकान में बिठाते हैं तो आपका मोराल हाई हो जाता है। आप किसी डाकू को पकड़ के किसी की चोरी का सामान लुटाते हैं तो वापस हो जाता है। आप किसी पेडेस्ट्रियन को रोड भी क्रॉस करवा दें वार्डन, तो उसका भी मोराल हाई हो जाता है। वो कहता है कि आज मैं अच्छा काम कर गया, आज मैंने किसी की हेल्प की है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप शाम को घर जाते हैं या अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, जब आप घर जा रहे होते हैं रास्ते में, आप सोचते हैं कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया कि जिसमें मैंने आम कॉमन मैन की आम आदमी सेटिस्फेक्शन तो होती है, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल एप्रिसिएशन भी शामिल हो जाए तो मोराल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। डिपार्टमेंटल एप्रिसिएशन तो साथ साथ चलती रहती है। अपना भी फीडबैक सिस्टम डिपार्टमेंट में भी रखा हुआ है, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी साथ साथ ही हम एप्रिसिएशन करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, इनाम भी देते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं। क्योंकि जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा जो अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो उस बंदे का मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। तो मोटिवेशन लेवल को इम्प्रूव करते रहते हैं, उनसे कांस्टेंट कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज़्यादा है अपने सिपाहियों के साथ, ऑफिसर्स के साथ और SHO और DSPs के साथ। क्योंकि जब तक ये मिल के टीम की तरह टीम वर्क नहीं होगा तो हम अकेला कोई भी ऑफिसर, कोई भी बंदा क्राइम नहीं फाइट कर सकता, लोगों की मदद नहीं कर सकता। पूरी फिलॉसफी टॉप से बॉटम तक एक पेज पे होंगे तो फिर पब्लिक कोऑर्डिनेशन अगर स्ट्रांग होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल सही। अच्छा एसपी साहब, आजकल शहर में एक और फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, लोगों में पैनिक भी फैला हुआ है, लोग कॉन्शियस भी हैं और परेशान भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं बच्चों के अगवा के मामले के हवाले से। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बच्चों के अगवा का मामला, बच्चे तो सबका एक मुस्तकबिल होते हैं, बच्चे तो हमारा कॉमन सरमाया है माँ बाप का, और माँ घर में खुशी होती है उनसे। ये वाक़यात रैंडम होंगे, कोई बच्चे उठ जाते हैं या रास्ते में कोई बच्चा चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो वाक़यात हैं, रात भी हमने 2 बच्चे ढूंढे हैं, आज मैंने शेयर किए हैं अभी अपने जो व्हाट्सएप किए हैं दोस्तों को, साथियों को भी। वो हमें ग्रीन बेल्ट से मिले हैं। वो एक बरकी से भागा हुआ है, एक वारिस रोड मुल्तान चुंगी से भागा हुआ है, घर से भागे हुए हैं। अब अगवा तो नहीं हुए ना, वो हमें मिले हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि उनके माँ बाप कितने अरसे से उनको ढूंढ रहे थे। तो हमारे पास लोग मदरसे से भाग जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बाजियाब नहीं हुए, जिनको शायद कहा जाता है कि वो भी, लेकिन अगर घर से भागे हो तो 3 या 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम वो घर वापस आ जाते हैं, या पुलिस उनको पकड़ के वापस लाई। ऐसे वाक़यात भी हैं कि पुलिस ने पकड़ा और वो घर से भाग के गया हुआ था और वापस घर पहुंचा दिया, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो बाजियाब नहीं हुए। तो इसका मतलब वो ग्रोह कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें टाइम लगता है। हमने कैंट में रिकवर किया था बच्चा जो मुल्तान चला गया था भाग के, और मस्जिद से जूती चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो फिर पता लगा कि वो 6-7 महीने से भागा हुआ है। ये लिटन रोड में भी बच्चा था हमारे पास, गढ़ी शाह में, वो भी घर से भाग गया था और रक्षा पे क्लीनर था, और 6 महीने बाद वो भाग आया था वापस। तो टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे वाक़यात घर से भागने वाले होंगे। इसमें माशरे का भी एक सोशल इशू है, जिसमें माशरा, सोसाइटी, स्कूल्स, सिविक एजेंसीज़, मीडिया, पुलिस, सारे मिलके, चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे मिलके इसमें एक रोल प्ले करें, सोसाइटी को एजुकेट करें, सोसाइटी को बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, किस किस तरह से बच्चे जा रहे हैं, और जो जहाँ जहाँ बच्चा उठाया जाता है, कोई रैंडम वाक़यात हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जाए
और उनकी भी गोशमाली की जाए ताकि माशरे में एक सेफ़र इन्वायरमेंट देखिए एसपी साहब, मुख्तलिफ डिवीजन्स में इस तरह के वाक़यात भी आए कि मुबैना अगवाकारों को भी गिरफ़्तार किया गया और उनको मतलब शहरियों ने पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसका मतलब कुछ ऐसे वाक़यात तो हो रहे थे, कुछ ऐसी सोशल मीडिया पर चीज़ें भी और टीवी पर भी या आकर लोग जो बताते हैं कि इस तरह से हो गया कि बच्चे को छीन के लेके जा रहे थे और लोगों ने उसे पकड़ लिया, और मतलब ऐसे वाक़यात भी तो गर्दिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रो है। फैसल टाउन में मैं आपको बताऊं कि खबर चली थी कि मुबैना अगवाकार गिरफ्तार कर ली गई, तो मैंने उसका खुद इंटरव्यू किया था। वो एक पागल औरत थी, इंसेन थी, और उस अपना नाम दो तीन नाम बता रही थी अपने। तो हमने उसका मेंटल चेकअप भी कराया। लोगों ने कहा अगवाकार है, वो बिल्कुल पागल औरत थी। इससे पहले भी काना में, मॉडल टाउन में जब मैं आया तो एक बंदे ने अपना ही, इश्तियाक नामी बंदे ने अपने ही बच्चे को छुपा के दूसरे पे FIR करवाना आया था, मेरा बच्चा अगवा कर लिया इसने। तो वो वाक़या था कि वो उससे गरज था उसको उस मुखालिफ पे, राइवल पे अपने, और वो उसने बच्चा छुपा के रखा हुआ था सही कि मैं FIR अगवा की करा लूँ। तो हमारे माशरे में भी हमें तो अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैंने पहले भी कहा कि सारी एजेंसीज़ मिलें, सारे लोग मिलें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जैसे चल रही है हमारे माशरे में, तो लोगों को भी एजुकेट किया जाए और इन लोगों को ये भी बताया जाए कि आप कानून को हाथ में ना लें। जिस पे भी शक हो उसको बताएं ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सके। अगर वो वाकई मुलजिम है, उसमें कोई चीज़ है, तो उसको सज़ा भी दी जाए। अदरवाइज़ वो किसी इंसिडेंट ना हो जाए कि लोग अपने कानून अपने हाथ में ना लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही कहा। लेकिन हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। अब अगवा की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग फ़ोर्स तैयार की गई है। ये मॉनिटरिंग फ़ोर्स जो तैयार की गई है कि बच्चों को, जो बच्चे लावारिस गली मोहल्लों में फिर रहे हैं या जो बच्चे गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनको चेक करेगी। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये फ़ज़ा एग्जिस्ट करती है जिसके हवाले से ये इकदाम ये लाए अमल, विच इज़ गुड, लाइक जो किया जा रहा है। ये आप मानते हैं कि इस तरह सोशल इशू के अलावा भी कोई ना कोई ऐसा ग्रो, ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे बच्चे अगवा गायब हो रहे हैं और पेरेंट्स इनसिक्योर हो रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि बच्चे हमारा सरमाया है। मॉनिटरिंग टीम बनने चाहिए, पुलिस में भी स्पेशल टीमें बनी हुई हैं कि बच्चों के जो वाक़यात हैं इनकी तह तक पहुंचा जाए और इस जो फिनोमिना है इसकी पूरी तहकीक की जाए। और इन लोगों को जो ये इस काम में, अगर को हमें मुख्तलिफ इशूज़ को एक्सप्लोर किया जाए कि बच्चे घरों से जाते कैसे हैं, क्या टीचर्स की वजह से जा रहे हैं, क्या मार्ग पे जा रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पैराडाइम्स को देखा जाए और फिर उस पे नतीजे पे पहुंचा जाए। तो मॉनिटरिंग टीम बहुत अच्छी है, इससे हमें इस इशू को पूरे पर्सपेक्टिव में देखने में मदद मिलेगी और फ़ायदा होगा। एसपी साहब, बच्चों के अगवा की हम बात कर रहे थे और अब स्कूल भी खुल चुके हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस विजिलेंट नज़र आ रही। अगर हम इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस है और आपकी फेवरेट साइड कौन सी है? दोनों फेवरेट्स हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम गुजारा है और उसमें सर्व किया है इन्वेस्टिगेशन में, तो बहुत अच्छा लगा लाहौर में आके पहले इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को समझने का और केसेस को कि किस लॉजिकल एंड तक कैसे पहुंचाना है, किस तरह उनको ऐसा एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आनी है कि वो कोर्ट में भी स्टैंड करे और जो गिल्टी हैं उनको अच्छी तरह पनिशमेंट मिल सके कोर्ट से। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने पूरे लॉजिकल एंड तक इन चीज़ों को पहुँचाना होता है। ऑपरेशन में आपने देखना है कि जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं, डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर के मामला आते हैं, इनको आपने ऑपरेशन में देखना होता है। तो दोनों का ही जो एक मिक्सअप होता है वो बहुत अच्छा है कि उससे आपको दोनों का अगर बैकग्राउंड हो तो आपके लिए फर्दर फ्यूचर में जहाँ भी आपको असाइनमेंट मिलती है तो उसका बेहतर परफॉर्म करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि आपको यू हैव टू गो इन द डेप्थ कि आपको वो चीज़ निकालनी होती है या वो देखनी होती है। सो इसमें जो टेक्नोलॉजी है या जो फैसिलिटीज़ हैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास, वो इनफ हैं, वो सपोर्ट करती हैं इन्वेस्टिगेशन को? पुलिस ने बहुत अपग्रेड किया है अपने इन्वेस्टिगेशन मामलात को। अभी पोलकॉम हमारा है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें हमारी पुलिस फाइल है वो ऑटोमेटेड हो गई है पूरी। रोज़ की रोज़ जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी कार्रवाई करेगा वो उस फाइल में अपडेट होती रहेगी। बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और अपडेटेड सिस्टम है पोलकॉम का, जिससे मैकेनिज़्म डेवलप हो गया है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के लिए, एसपी और डीएसपी साहबान के लिए, कि वो उसको रेगुलर देख सकते हैं अपने फाइल्स को और अपने जो अपर्स जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, कि हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज क्या किया किस केस में। तो एक क्लिक की दूरी पे है सारी उनका जो केस फाइल होती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जो हमारा ऑप्स रूम बना है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें हमारे पास CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस ऑटोमेटेड हो गया है, फिंगरप्रिंट मैचिंग का सिस्टम ऑटोमेटेड हो गया है हमारे पास
जो कंप्यूटराइज्ड जो CDR का डाटा मेगा मैचर के साथ पूरा जो क्रिमिनल्स का प्लान डाटा बनाया गया था, इसमें सब जो DNA इकट्ठे किए जाएंगे तमाम मुल्जिमान के या मुजरिमान के जो चले गए हैं, ताकि एक DNA रिकॉर्ड, DNA बैंक बनाया जा सके, वो मंसूबा वो भी अंडर प्रोसेस है हमारे पास डाटा सेंटर का भी जो प्रोसेस में है, और मेगा मैचर का भी है कि जो क्रिमिनल्स का सारा डाटा हो वो कोऑर्डिनेशन ऐसा कोऑर्डिनेटेड हो, इंटीग्रेटेड हो कि वो उसको जल्दी लिफ्ट किया जा सके। इसमें हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन का ऑप्स रूम है वो सारी चीज़ों को, ऑटोमेशन प्रोसेस को अपडेट कर रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमारी ऐप्स भी आई हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के एंड्रॉयड फ़ोन पे ही सारी एक बटन की क्लिक की दूरी पे उसके पास CDR भी आ जाती है, उसके पास वेरिसिस भी आ जाता है, एक्साइज का डाटा भी आ जाता है, उसको जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड सारे प्रोसेस या चेकलिस्ट है वो भी इसके ऊपर है। अच्छा। अगर वो किसी क्राइम, मर्डर के, होमिसाइड के, चोरी पे खड़ा है, उसने क्या क्या करना है वो सारा ऐप्स में उसने क्लिक करना है, तो उस तरह ऑटोमेटिक वो प्रोसेस भी फिल हो जाता है, और उसका जो उसमें जो लूज एंड्स हैं वो नहीं छोड़े जाते, यानी कि पूरा SOP जो है वो आपके मोबाइल में आ जाता है और ऑटोमेटिक होती है। लेकिन अक्सर ये भी देखने में आया है कि क्राइम सीन को उस तरह से सिक्योर नहीं किया जाता, और फिर क्योंकि फर्स्ट जो इंटरेक्शन पुलिस का क्राइम सीन के साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं एविडेंस लूज़ होने का भी खतरा होता है, और फिर ये भी कहा जाता है कि जब अदालत में चालान पेश किए जाते हैं तो वो इनफ नहीं होते, जिसकी वजह से केस उस तरह से नहीं चलाया जा सकता। ये क्राइम सीन प्रिजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन तो अलग एक ब्रांच है पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड CSI जिसे कहते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पुलिस ने इसमें इम्प्रूवमेंट की इस तरह कोशिश की है कि एक तो फोरेंसिक लैब है हमारी हेल्प करने के लिए, उसकी टीम्स आ जाती हैं, वो पूरी तरह सिक्योर करती हैं और डॉक्यूमेंट करती हैं। दूसरा, पुलिस का अपना क्राइम सीन यूनिट्स भी हैं, जो भी होमिसाइड का इवेंट होता है, बड़ी रॉबरीज़ हैं, बर्गलरीज हैं, वो प्रिजर्व करके उसको सिक्योर करती हैं और डॉक्यूमेंट भी करती हैं। तो पुलिस ने इसमें राइट स्टेप्स लिए हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अहम कैटेगरीज के जो क्राइम सीन्स हैं वो ऑटोमेटिक ही एक SOP के तहत प्रिजर्व भी होते हैं और डॉक्यूमेंट भी होते हैं, ताकि बाद में वहाँ से एविडेंस जो कलेक्ट की जाए वो कोर्ट में सही तरह पेश हो। तो इम्प्रूवमेंट यानी कि आ रही है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही। कोई एक मैसेज जो आप लाहौरी नौजवानों को ख़ास तौर पर देना चाहेंगे? 14 अगस्त पे उन्होंने बड़ी तहजीब का मुजाहरा किया, और वन विलिंग के कोई वाक़यात नहीं, क्रेडिट आपको भी जाता है, आप लोगों को भी जाता है, जिस तरह से आपने चेक एंड बैलेंस रखा और जिस तरह से कंट्रोल रखा। सो ऑनवर्ड्स किस तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए, मैं चाहूँगी आप एक मैसेज जो है वो उनके लिए ज़रूर छोड़ें। जी, मैं आप अपने नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, और आप उस एज के उस हिस्से में हैं जहाँ आपके पास एक चांस है अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने का और पाकिस्तान को सर्व करने का। तो आप अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करें और एफर्ट करें कि आप एजुकेशन में एक्सेल करें, ताकि आप अपने माँ बाप की और पाकिस्तान की सर्विस कर सकें, और पाकिस्तान को हम सारे मिलजुल के फ़र्स्ट क्लास कंट्री बनाएं, और ऐसा कंट्री बनाएं जहाँ लोग जहाँ का वीज़ा लेने के लिए और जहाँ की सिटीज़नशिप लेने के लिए तरसें। तो हमें पाकिस्तान को इंशाल्लाह ऐसा कंट्री बनाना है, और ये सारा पॉसिबल है अगर हम मिलजुल के और अपनी मेहनत करके और पाकिस्तान को खिदमत के जज्बे से खिदमत करेंगे, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को फर्स्ट इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। एंड आप यकीन करें हमारे में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इनफ प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम की बेहतरी चाहिए, और वो सिस्टम भी हम सब ने मिलकर ही ठीक करने हैं। थैंक यू सो मच SP साहब फॉर कमिंग, गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज़ यू हैव फॉर लॉ एंड ऑर्डर, और जिस तरह से कंट्रोल करना है इन तमाम चीज़ों को, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह के वाक़यात जिससे शहरी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सके। तो आप लोग हेल्प के लिए मौजूद हैं, गुड लक फॉर दैट, थैंक यू सो मच। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रज़ा खरल साहब, और उनसे हम बात करेंगे हवेली बीजनाथ, ये क्या है और कहाँ पर है, किस तरह से इसकी हिस्ट्री जो है वो इन्होंने पढ़ी और ये आज हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल है? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। रज़ा भाई, हवेली बीजनाथ ये कहाँ पर वाक़ है? ये दिल्ली दरवाज़े में जब आप जाते हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की तरफ, तो उससे पहले एक गली आती है फुल्ला वाली गली, तो आप देखते हैं कि वो फूलों की एक दुकान है वहाँ पे, और गुज़श्ता
कह लेंगे निस्फ सदी से वो दुकान भी एक हेरिटेज का हिस्सा बन चुकी है। इसी वजह से वो गली मशहूर भी है। उसके दोनों तरफ शाही हवेलियाँ हैं जो सिख दौर की हैं, एक बेजनाथ की और दीनानाथ की। इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये शायद भाई हैं, ये बाप बेटा है, ऐसा नहीं है। बेजनाथ और ख़ानदान के हैं, दीनानाथ जो है वो और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सरनेम बाय कोइंसिडेंस जो है वो सेम कोइंसिडेंस है। दीनानाथ का कुआं भी है, बड़ा मशहूर कुआं है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए उन्होंने बनवाया था। बेजनाथ दीवान थे, यानी ट्रायरार थे, ख़जानची आप कह सकते हैं। दीवान का जो कीपर ऑफ द आर्मी होता है वो भी, कि जो फ़ौज के हिसाब लिखता है, अच्छा। तनख्वाहें वगैरह, वो थे दौर में, महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। इनके वालिद का नाम था जोधिया प्रसाद और इनके दादा जो हैं वो शायद गंगाराम उनका नाम था। ये गंगाराम नहीं, सर गंगाराम नहीं, वो पहले, बहुत पहले अच्छा। उनके। और ये आए थे कश्मीर से। कश्मीर जब फ़तह किया अहमद शाह अब्दाली ने और एनेक्स कर लिया, उस वक्त ये फैमिलीज़ जो हिंदू फैमिलीज़, पंडित हिंदू, ये इस तरह ब्राह्मण हैं, ये दे सेटल्ड इन दिल्ली। फिर दिल्ली में जब ज़रूरत पड़ी इस तरह के राइटर्स की, इस तरह के अकाउंट्स होल्डर्स की, अकाउंटेंट्स की, महाराजा रंजीत सिंह को जब उसने टेक ओवर किया पंजाब पे, तो फिर उन्हें वहाँ से दिल्ली से इधर लाहौर ले आए और फिर लाहौर में आके ये सेटल हो गए। काफ़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, एक वज़ीर का ओहदा था इनका, और अच्छा। इनके वालिदा जोधिया प्रसाद का भी। और उसके बाद भी इनका ख़ानदान जो है वो विज़िट करता रहा है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने टेक ओवर कर लिया 1849 में पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया, तो ये हवेली उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई? ये पर्सनल यूज़ के लिए कचहरी एक तरह से, चूँकि उनका ओहदा पहले भी दीवान का था, और जो भी उमरा थे जो राइटर्स ये बताते हैं वो उनके अपने कचहरियाँ और अपने अदालतें भी लगा करती थी, और वो अदालतें उनके अपनी हवेलियों में हुआ करती थी। और ये हवेली बनाई इस हवेली में, जो वहाँ पे अगर आप जाते हैं, विज़िट करते हैं, और विजुअल जिस तरह के आप देख रहे हैं जी, इस हवेली के अंदर जाते हैं तो पुराने दौर का कोई आपको लेबोरेटरी नहीं मिलता, यानी गुसल खाना भी नहीं मिलता, इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलती। यानी ये सिर्फ बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए बनाई गई थी। और काफ़ी बड़ी हवेली है और बड़ी दिलचस्प बरामदे हैं और बड़े बड़े। ये इसका अगर आप दालान देखें ना तो ये हमारा पूरा स्टूडियो और पिछला हिस्सा इसमें आ जाता है। अच्छा, इसके इतना बड़ा है इसका ड्राइंग रूम जो आजकल कन्वर्ट हुआ है, लेकिन ये कई हैं इसके, एक नहीं कई हैं। और इस हवेली के कई खुफिया रास्ते हैं, कई ऐसे मैकेनिज़म्स हैं जो आज के दौर में अगर देखें तो बड़ा हाई टेक लगती है। बेसमेंट है, मेज़नाइन है, कि यानी आप सामने जाते हैं तो फिर थोड़ी सी ऊंचाई पे एक स्टेज आती है, उसमें आप दाखिल होते हैं। फिर आगे जो ड्राइंग रूम पहला है वो उससे थोड़ा ऊपर है। अच्छा। फिर उसके बाद एक ड्राइंग रूम है वो उससे थोड़ा ऊंचा है। फिर उसके बाद जो है दीवान है, जहाँ पे वो बैठता, ऐवान जिसमें वो जाके बैठते थे दीवान साहब जो हैं, वो पूरा तख्ता बना हुआ है और ताज की तरह का है। और ये सारा एक छोटा सा इलाका नहीं है, उसमें आप देखें दर्जनों घर हैं आबाद जो इस हवेली के अंदर हैं, इस हवेली की छत पे हैं। इस हवेली की मतलब सामने से नज़र आए तो 2 मंजिलें नज़र आती हैं। अच्छा। लेकिन जब आप दाखिल होते हैं चंद सीढ़ियाँ चढ़ के तो फिर आपको पता चलता है कि बेसमेंट्स भी नीचे हैं, और बाहर पता नहीं चलता है कि बेसमेंट्स भी नीचे हैं। और बेसमेंट तो पूरी हवेली की एक बेसमेंट बनी हुई है। अच्छा। और बेसमेंट को उस दौर में भोरा कहते थे, सिखों के दौर में। और उस दौर में देखिए आप इतनी बिल्कुल शानदार और मजबूत बेसमेंट बनाई। अच्छा, ये आप हैरान कुन बात ये कि हमारे कैमरामैन भी आपको जो है वो देखेंगे आप उनको जाते हुए खुफिया रास्ते में, कि डर लगता है बाजार इतना सा है, इतना सा हिस्सा। अच्छा। उसमें आप दाखिल होते हैं और चंद सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर पूरी, हाँ जी बिल्कुल इसी की, और पूरी बिल्डिंग नजर आ जाती है। फिर से पूरी मंजिलें फिर अंदर से नजर आना शुरू हो जाती हैं कि जो बिल्कुल अंधेरा है लेकिन रोशनी थोड़ी थोड़ी होती है। तो आपको पता चलता है घुमा के इतने रास्ते हैं वहाँ के कि उस दौर में हर कमरे में तकरीबन हर कमरे के अंदर सीढ़ियाँ हैं जो किसी न किसी रास्ते पे जाती हैं, या नीचे जाती हैं या ऊपर जाती हैं। यानी कि कहीं डेड एंड नहीं है। इसका मतलब उस दौर में शायद सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये कि उस दौर में स्पा की जो फैसिलिटी है या कमरों को गर्म रखने के लिए हीटर्स हैं, यानी अगर जनान खाना है तो उसमें जो हीटर है वो निचली मंजिल पे है, और उसमें जब आग जलाई जाती है तो एक चिमनी बनी हुई है, पाइप बना हुआ है रॉट आयरन का,
वो पाइप ऊपर वाले कमरे में जाता है, यानी आग आप नीचे जलाएं और जो है उसकी तपश जो है वो ऊपर वाले कमरे में जाएगी और ऊपर जाके वो सर्दियों में गर्मी का समा हो। हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम उस वक्त भी शायद था, सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप इसकी तारीख देखें तो ये कहीं 1800 के लगभग बनी होगी, हो सकता है 1800 से भी पहले हो। 1799 में रंजीत सिंह ने टेक ओवर किया पंजाब को, यानी वो पंजाब का बादशाह बनाया या पंजाब का हुक्मरान बनाया। तो 1799 से ऑनवर्ड ये हवेली, मतलब समझे आप 220 साल तो हो गए, तो उस वक्त भी ये मौजूद थी या इसका कोई ना कोई रेमिनेंट्स मौजूद थे। अब ये लाहौर के अंदर दर्जनों ऐसी हवेलियां हैं कि जिनकी आप मिस्ट्री है, जिनके आप खुफिया खाने हैं, जिनके मतलब ज़ख़ीरा करने के, ख़जाना संभालने के, और फिर उस वक्त बैंक्स तो नहीं होते थे कि आपने बैंक में जाके लॉकर्स में रख लिया। उस वक्त तो ये होता था कि इसी तरह के दीवारों के अंदर दीवारें बनी होती थी, उन दीवारों के अंदर फिर कहीं जाके आगे जो है लॉकर्स बने होते थे या उनकी सेफ अलमारियाँ बनी होती थी लोहे की। अब इसका भी ये पता नहीं चलता था कि ऐसे लगता है 2 किल्लियाँ लगी हुई हैं जैसे मेकिंग है ठोंकी हुई दीवार के अंदर। अब वो जो आज की अब मकीन है ना, खुर्शीद अलमास खुर्शीद या क्या नाम है उनका, उन्होंने बताया कि इसको ज़ोर से घुमाएं। बताया लगता था कि वो तो किल्लियाँ हैं लोहे की, वो तो कैसे घूमेंगी। तो जब उनको घुमाया तो नीचे से एक छोटा सा दरीचा खुला, जिससे नीचे देखा तो ऊपर तक वो सब कुछ नजर आ रहा था। ऐसे लगता है दैट्स इंटरेस्टिंग। और ये उस आर्किटेक्चर की भी महारत जब उसने बनाया, ये देखने से ताल्लुक रखती है और लोगों को जरूर इस हवाले से जो है वो विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मैं चाह रही थी कि आपसे मजीद भी सवाल करूं इस हवाले से। इसको हम शायद कंटिन्यू करेंगे, जाके देखें जी, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे और उसके साथ दीनानाथ की हवेली को भी शामिल कर लेंगे। अभी मुझे टाइम खत्म हो रहा है तो इजाजत लेनी है आपसे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।